राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सब आनंद मंगलोई। देखो आपका विद्युत वाला टॉपिक बहुत तगड़े तरीके से अपन ने एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था। अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, नोट्स भी पढ़ा देंगे और आप नोट्स भी लिख लोगे। इसके साथ में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये शानदार तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो आगे वाले वीडियो में भी ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं सर आप तो वीडियो के साथ ही मैं नोट्स लिखा दो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि साहब इस प्रकार से करते हैं। चलो आज शुरू करते हैं अपन वापस विद्युत वाला टॉपिक नोट्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, देखो यहां लिखा हुआ दोस्तों विद्युत है ना। अब विद्युत के अंदर अपन ने सबसे पहले बात की थी कि विद्युत धारा जिस रास्ते में बहती है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, परिपथ कहते हैं। यानी किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ, यानी सतत या लगातार और बिल्कुल सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सतत और बंद पथ को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत का परिपथ कहते हैं। समझ में आ गई। नेक्स्ट चलिए आवेश की बात करेंगे। देखो अभी विद्युत आवेश नहीं बोला मैंने, क्या बोला यहां पर, आवेश बोला, चार्ज है ना। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जो मैंने क्या बताया था उसमें। यदि आवेश, जैसे आप कभी सोचते करंट लगता तो अपनी चीज को क्या खींच लेता दूर से। मान लो 11,000 केवी की लाइन जा रही है दोस्तों, तो क्या करता दूर से वो क्या कर लेता दोस्तों, खींच लेता। उसमें क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज है, आवेश है। और कोई वस्तु क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि कोई चीज रगड़ के लाओ तो वो क्या करती, कागज उसके चिपक जाते हैं, वो कागज को क्या कर रही है, खींच रही है। और समान आवेश पास लाओगे तो एक दूसरे को धक्का देगी, यानी क्या करेगी, आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। तो ये गुण क्या कहलाता है दोस्तों, आपका आवेश। यानी आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या विकर्षण यानी प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। इसका ऐसा ही मात्रक भी दोस्तों क्या होगा, कूलाम्ब ही होगा। एम्पियर गुणा सेकंड इसका क्या है दोस्तों, एक अन्य मात्रक भी है जैसे कि सूत्र से निकलता है, बताया था आपको, क्यूट वाला भी आएंगे। आवेश यहां पर दो प्रकार का दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज। पहला कौन सा है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश। दूसरा कौन है दोस्तों, ऋण आवेश। भाई धन कब बनता है दोस्तों, बताया आपको कि धन कब बनता है, कोई चीज देता है, धनी आदमी क्या करता है, देता है। क्या देगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन देगा दोस्तों। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धन और ग्रहण करने के कारण ऋण। कहीं अपन पैसा उधार लेते तो अपन क्या हो जाते, ऋणी हो जाते। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है, ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है दोस्तों, धन आवेश। ठीक दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा वो क्या कहलाएगा, धन आवेश। बात समझ में आ गई। धन इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण बना धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की कमी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाया, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ऋण आवेश कहलाता है। पहली स्लाइड को छापो, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश। आपने आवेश पढ़ लिया, अब विद्युत आवेश पढ़ते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या होगा दोस्तों, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वो कहलाता है विद्युत आवेश। पूछेगा कोई नहीं, पूछेगा क्या, आवेश का देखो, आवेश होता क्या है, आवेश आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक, समझ में आ गई। यानी एन ई, क्यू बराबर एन ही, ये आप याद रखेंगे दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। जहां ई क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है दोस्तों, मैंने बताया आपको ट्रिक 16-19 याद कर लेना। ठीक है, 16-19 19 मतलब 10 की घात -19 है, और -1.6 क्योंकि माइनस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर है। अगर यही प्रोटॉन पर होता तो यहां प्लस आ जाता। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या। चलो साहब, अब यहां पर क्यूट अपन याद ट्रिक से याद किया था, क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, IT। आप समझ में आ गई। यानी आवेश जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, विद्युत धारा और समय के गुणनफल आवेश कहलाता है। समझ में आ गई। यानी कितने समय तक विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक साहब, अब ऐसा ही मात्रक बात करते हैं दोस्तों, बढ़िया तरीके से देखो, मैंने वहां डिटेल में समझा दिया। अब यहां बिल्कुल खोल के नहीं समझा रहे, पर लाइन टू लाइन पढ़ रहे अपन। अब ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों, कूलाम्ब। यानी पहले की वीडियो देखें अगर कोई नया इसके अंदर आया ना, तो ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में पहले की वीडियो में करवा चुका हूं। आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों, ऐसा ही मात्रक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कूलाम्ब। विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यानी कूलाम्ब का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए बह रही है, तो उसमें कितना आवेश है दोस्तों, 1 कूलाम्ब है। ठीक, अन्य मात्रक इसका क्या होता है दोस्तों, फेराडे होता है। विद्युत आवेश का एक नोट लिखा मैंने, विद्युत धारा, एक कई बार प्रश्न पूछा गया तो एग्जाम मैंने उठाया दोस्तों इस लाइन को। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम्ब होता है, जो लगभग 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। आई बात समझ में। ये होता है दोस्तों आपका क्या होता है, आवेश के तुल्य होता है। कौन, आपका 1 कूलाम्ब। ये दोस्तों कौन सी राशि, अदिश राशि है। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं विद्युत धारा। आपने देखा कि आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न हो रही थी, तो आवेशों के प्रवाह की दर
विद्युत धारा कहलाती है। यहां से भी आप आई का मान निकाल सकते हो, इस सूत्र से बताया था आपको, ठीक। विद्युत धारा जिसको अपन आई से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आई से, इसका क्या होता है दोस्तों, आवेश बटा समय होता है, यानी आवेश Q अपॉन टी। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया दोस्तों, इसका एम्पियर हो गया, यानी आई का फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन टी, ऐसा ही मात्रक एम्पियर। और ये भी कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि, लिख सकते हो एक लाइन और, अदिश राशि। कौन अदिश राशि, विद्युत धारा, ठीक। तो यानी आवेश और विद्युत धारा दोनों ही क्या है दोस्तों, अदिश राशियां हैं। अब विद्युत धारा को मापने का यंत्र, जैसा कि मैंने बताया क्या है दोस्तों, एमीटर है। जो आपके घरों के अंदर वो मीटर लगा हुआ, वही परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परिपथ में कहां लगाएंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह क्या होता है, प्रवाह की आप दिशा कर सकते हो, धारा का प्रवाह, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, समझ में आ गई। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसका उल्टा होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण से धन टर्मिनल की ओर। आई बात समझ में, छापो इसको, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, एक प्रश्न मैंने बनाया, एक प्रश्न मैंने क्या दोस्तों 10th बोर्ड की किताब में सीधा सा लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ छापा है, ताकि हो सकता है एग्जाम में वहां से पूछ ले आपसे, ठीक है। 10th बोर्ड का प्रश्न है, 10th बोर्ड की किताब से ना, 10th की किताब साइंस की। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने भाई, यहां पर कुल मिला के विद्युत धारा कितनी देर की है, 0.5 एम्पियर, ठीक। और समय कितना देर का आपके पास, 10 मिनट, ठीक। अब पूछा है कि आवेश का परिमाण कितना, आवेश मतलब होता है दोस्तों क्यू, सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। अब यहां आई का मान कितना दे रखा दोस्तों, एम्पियर में, ऐसा ही मात्रक लेना अपने को, तो 0.5 एम्पियर। जबकि यह समय किसमें दे रखा दोस्तों, मिनट में, जबकि अपने को किसमें चाहिए, सेकंड के अंदर चाहिए। तो 10 मिनट के अंदर 600 सेकंड ले लिए, तो दोनों को गुणा कर दिया तो 300, और इसका मात्रक लगा दिया कूलाम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए, विद्युत धारा के प्रकार, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला प्रकार कौन सा दोस्तों, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, ठीक, कोई दिशा विशा चेंज नहीं हो रही है, यानी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा समान बनी रहती है, ठीक, इसकी दिशा कोई चेंज नहीं हो रही, देखो सीधी सीधी एकदम से, ठीक। और उदाहरण है दोस्तों विद्युत बैटरी, है ना, बैटरी मतलब सेलों का संयोजन, एक सेल दो सेल, अगर लगातार एक से ज्यादा सेल आ जाए तो वो कहलाता है बैटरी, ठीक। जिसके अंदर सेल कौन कौन से आएंगे दोस्तों, लेक्रान सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, देखो स्टोर करना हो तो डायरेक्ट करंट को स्टोर किया जाता है, जो इन्वर्टर के अंदर आप देखते होंगे ना, स्टोर करते हैं। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा इसे कहते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक। आपके मोबाइल के अंदर की जो भी वो भी सेल है उसमें भी डायरेक्ट करंट होता है, ठीक। अब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि परिपथ में धारा की दिशा लगातार एकांतर क्रम में बदलती रहती है। अगर मैं यहां से एग्जांपल बनाऊं दोस्तों, कि यहां से धारा निकल रही है ना, ये मान लो सोर्स है जहां से धारा आ रही है, और ये दिशा इस तरफ से जा रही है, तो वो क्या होगी दोस्तों, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस प्रकार से क्या होती है कि ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, समझ में आई। अब 1 सेकंड के अंदर ये कितनी बार दिशा बदली, यानी किसकी ध्रुवणता, अगर इसको ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस बोले, तो दोस्तों देखो इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब, आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। एक कंपन कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे गया, वो कहलाता कंपन। 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड के अंदर उसने 50 कंपन किए, किसने, प्रत्यावर्ती धारा ने। अब 50 कंपन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि कितनी बार ध्रुवणता अगर पूछ ले तो कितनी ध्रुवणता होगी दोस्तों, भाई एक के अंदर ही 2 ध्रुवणता है, एक के अंदर ही कितनी, तो 1 हर्ट्ज में कितनी ध्रुवणता दोस्तों, 2, है ना, ऊपर और नीचे, ठीक। तो इस बार कितनी बार इसने किया, 2 ध्रुवणता बदली, दिशा बदली दोस्तों 100 बार। आगे बात समझो, यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 हर्ट्ज है तो दिशा भी, ये ध्रुवणता भी, यानी दिशा बदलने का जो क्रम है वो भी कितनी बार होगा, 50 बार, लेकिन नहीं 100 बार होता, जो कि मैंने भी आपको समझाया है, यहां पर मैंने याद करने के लिए लिख भी दिया, ठीक। अब आगे पूछ रहे हैं इसका एग्जाम्पल कौन है साहब, आपके घरों के अंदर जो विद्युत आ रही है वो प्रत्यावर्ती धारा ही आ रही है, ठीक। अब घरों में कौन सी धारा आ रही है, इसका सारा मैंने यहां लिख दिया, लेखा जोखा। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा 5 एम्पियर या 15 एम्पियर, छोटे उपकरण 5 एम्पियर से चल जाते हैं, और 15 एम्पियर बड़े उपकरण, जो पावर का जो नीचे बोर्ड एक्स्ट्रा लगाते हैं दोस्तों, वो 15 एम्पियर का होता है, जो फ्रिज वगैरह, आपके कूलर वगैरह, एसी वगैरह चलाने के काम में आते हैं। और कितना वोल्ट आता है दोस्तों, 220 वोल्ट, वोल्ट यानी विभव, आप समझ चुके हो, है ना, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती कितनी होती, 50 हर्ट्ज, है ना, ये एक आवृत्ति है दोस्तों। तो इसकी आवृत्ति 1 सेकंड के अंदर एक ये कंपन है दोस्तों ना, एक कंपन, यानी 50 आवृत्ति होता क्या है कि 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, तो 1 सेकंड में कंपन कितने, 50,
लेकिन ऊपर नीचे टोटल कितनी बार हो गया दोस्तों 100, इसलिए लिखा 100 बार ध्रुवणता इसकी क्या होती है दोस्तों, बदलती है। अब देखो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि एसी को डीसी में किसमें कन्वर्ट किया जाता है। भाई एसी को डीसी में रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है और डीसी को एसी में इन्वर्टर द्वारा कन्वर्ट। भाई आपको बताया अभी मैंने कि इन्वर्टर के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, डीसी सेव कर ली जाती है, और जब इन्वर्टर की मदद से ही वापस जब आप उसको उपयोग कर रहे हो घरेलू रूप में, तो एसी बाहर निकलती है उसके अंदर से। समझ में आ गई, डीसी रूप में सेव हुआ और एसी रूप में बाहर निकला। आ गई बात समझ में, तो इन्वर्टर की मदद से। छापो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। तो महत्वपूर्ण सेगमेंट है दोस्तों, हाँ दोस्तों महत्वपूर्ण सेगमेंट है विद्युत विभव एवं विभवांतर। देखो दो चीज हो रही है, एक क्या हो रहा है कि सोर्स से कहीं एक बिंदु पर लाया जा रहा है किसको, आवेश को, ठीक। यानी एक स्थान से कोई दूसरे स्थान पर कोई चीज जा रही है, उसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कार्य मतलब क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन मतलब उसकी स्थिति चेंज हो रही है, ठीक। यहां बल को ना आवेश लाया किसको जा रहा है, आवेश को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या होगा वहां पर कुछ कार्य होगा, इस कार्य को कहेंगे दोस्तों विभव। तो अपन डेफिनेशन कैसे सेट करेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु या स्टार्टिंग बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत विभव। कई जगह विद्युत परिपथ की जगह वहां विद्युत क्षेत्र लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत परिपथ यानी जहां विद्युत बह रही है, विद्युत क्षेत्र यानी जहां विद्युत है, दोनों एक ही चीज है, ठीक। मात्रक क्या होगा दोस्तों इसका, वोल्ट, और कौन सी राशि है, अदिश राशि है। मापक यंत्र होगा दोस्तों वोल्ट मीटर, जिसको हमेशा किसमें लगाया जाता है दोस्तों, समांतर क्रम में लगाया जाता है। अभी पढ़ेंगे श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, अब क्या हो रहा है कि एकांक, भाई दो बिंदु है, आपको बताया दो बिंदु के बीच में हर यंत्र को जोड़ा जाता है, प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या ला रहे हैं दोस्तों, यहां पर कार्य किया जा रहा है, ठीक। अब आवेश को ला रहे हैं, धनावेश को, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ला रहे हैं। अब इस बिंदु पर कुछ आवेश होगा और इस बिंदु पर कुछ आवेश होगा, यानी ए इसको कहते ए, इसको कहते बी, यानी दोनों आवेशों का अंतर क्या कहलाएगा, सॉरी दोनों बिंदुओं के विभव, यानी इस पर भी कोई विभव होगा, इस पर भी कोई विभव होगा, ठीक। यानी विभव किसमें मापते हैं, वोल्ट में, तो इसका कुछ वोल्ट होगा, इसका कुछ वोल्ट होगा, तो दोनों का अंतर क्या कहलाएगा दोस्तों, विभव का अंतर यानी विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होगा, विभवांतर के बराबर होगा। जैसे दो बिंदु ले लिए ए और बी, तो यहाँ ए का वोल्ट और बी का वोल्ट, दोनों का अंतर कर दिया दोस्तों, यही विभवांतर है। और इसका सूत्र क्या होगा, किया गया कार्य अपॉन आवेश, तो W अपॉन Q। तो कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल, यानी मात्रक, सॉरी इकाई क्या, मात्रक क्या होगा दोस्तों, जूल। और आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कुलाम्ब। तो जूल अपॉन कुलाम्ब किसका हो गया दोस्तों, वोल्ट, तो इसको क्या कह देंगे, वोल्ट कह देंगे। आ गई बात समझ में, छापो, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ अपने कितने प्रकार के होते हैं। आप सब जानते हो, देखो चालक जो पदार्थ होंगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां आवेश होगा, और जहां आवेशों का प्रवाह होगा उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। तो जो पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सरलता पूर्वक हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके अंदर सभी धातुएं आ जाएगी दोस्तों, ठीक है, केवल लेड के अलावा ना। और मानव शरीर अशुद्ध जल और ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है दोस्तों, चालक होती है। समझ में आ गई। और धातुओं की चालकता का क्रम देखो, सबसे ज्यादा चांदी है ना, चांदी सबसे अच्छी चालक होती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर निकल, फिर पीतल, कांसा, लोहा, प्लेटिनम। समझ में आ गई। फिर आता कुचालक, ठीक, हाँ आवेशों का प्रवाह यहां नहीं होगा, ठीक, यानी विद्युत धारा इसमें बहेगी नहीं। जैसे लकड़ी, अच्छा तार इनके बनाए जाएंगे ना, विद्युत के अंदर तार चालक पदार्थों के बनाए जाएंगे, और तार के ऊपर जो कवर होता है, जो सुरक्षात्मक आवरण बनता है, वो कुचालकों का बनाया जाता है। जैसे कि लकड़ी है ना, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, तो इसके उदाहरण बता रहा हूं कुचालक के, लकड़ी, प्लास्टिक, वायु, अभ्रक, रबर, आसु जल मतलब शुद्ध जल। अच्छा, यहाँ अशुद्ध जल का मतलब कोई कीचड़ विचड़ नहीं है। अशुद्ध जल का मतलब यहाँ अगर इसमें जैसे आप जो पीते हो ना, ड्रिंक पानी पीते हो दोस्तों, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है वो अशुद्ध जल ही होता है। अच्छा, उसमें सर कीचड़ विचड़ है क्या? नहीं, मतलब कहने का मतलब उसमें कुछ लवण होते हैं जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। तो वो जो जल होता है अशुद्ध जल कहलाता है ना। अशुद्ध जल विद्युत का चालक होता है ना। और जल अशुद्ध जल जो डिस्टिल वाटर होता है, शुद्ध जल, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। इसमें दोस्तों कागज और मिट्टी, क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मुक्त इलेक्ट्रॉन लवण या अम्लीय हो, कोई भी हो, अम्लीय हो या लवणीय जल हो,
उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों कि इनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। समझ में आ गई? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, सारा विश्व आज इसी के पीछे पागल है ना। इसको देखो आप सब जानते हो, अगर अर्धचालक में कहूंगा तो समझे कि नहीं होंगे। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह चलती है तो मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वगैरह में लगती है, वो सबके सब अर्धचालक होते हैं। देखो इसके आईसी बनाई जाती है, डायोड, ट्रांजिस्टर निर्माण में उपयोग होता है। अब देखो यहां लिखा मैंने एक नोट, अर्धचालकों को ताप बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ती है तथा ताप घटने पर क्या होता है, चालकता घट जाती है। जैसे कि एक उदाहरण दोस्तों, परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन कितना होता है अगर सेंटीग्रेड में जो आप समझते हो दोस्तों, वो होता है -273.15, -273। अगर इतना ताप कर दिया जाए दोस्तों तो क्या होगा, अर्धचालक पूर्ण रूप से अचालक बन जाता है। आगे बात समझो, छापो, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। हाँ देखो दोस्त, अगला है अपना ओम का नियम। क्या है ओम का नियम? जैसा कि आप बात कर चुके हैं कि विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर है, ठीक, जिसे V से डिनोट करते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा I के समानुपाती होगा। यानी उस परिपथ में विभवांतर का मान जितना अधिक होगा, विद्युत धारा भी उतनी ही ज्यादा प्रवाहित होगी। आगे बात समझ में। इसको अगर गणितीय रूप लें, अच्छा शर्त क्या है कि ताप, दाब और लंबाई और क्षेत्रफल क्या होने चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए। किसके? आपके धातु के तार के। चलिए, अर्थात आप बात करते हैं कि V यानी विभवांतर प्रोपोर्शनल टू I, यानी V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा। अब इसको एक और कर सकते हैं कि V/I बराबर नियतांक। ठीक, नियतांक यहां किसको लिया गया दोस्तों? प्रतिरोध। यानी ओम के नियम से जो आउटपुट निकला वो क्या निकला? प्रतिरोध के बारे में जानकारी मिली। तो यानी V बराबर क्या हो गया दोस्तों? IR है ना। V बराबर यहां से गुणा कर लेंगे, V/I बराबर क्या है? R है, तो V बराबर क्या हो गया दोस्तों? केची गुणा होकर IR हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सलमान खान की फिल्म वीर याद रखनी है, VIR। प्रतिरोध जो R है वो होता क्या है? प्रतिरोध नाम से स्पष्ट है भाई, कोई ना कोई अवरोध पैदा कर रहा है। जैसे सड़क के ऊपर कौन स्पीड ब्रेकर होते हैं, वैसे ही परिपथ के अंदर कौन होते हैं दोस्तों? प्रतिरोध होते हैं, जो धारा की गति को कम करते हैं। यानी धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या विरोध क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। यहां से R निकाल सकते हैं आप, वैसे बता भी दिया। V/I बराबर क्या हो गया दोस्तों? R। V का आप जानते हैं सही मात्रक वोल्ट होता है, और I यानी धारा का एम्पियर होता है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर होगा वो ओम। इनके सम्मान में ही, ओम के सम्मान में ही ये निशान इस प्रकार से दर्शाया जाता है, सिंबल ये। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक कौन हो गया दोस्तों? ओम। समझ में आ गई? प्रतिरोध जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उल्टा होता है किसकी? चालकता का। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्यादा दोस्तों, तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी दोस्तों? घट जाएगी। और चालकता ज्यादा होने का मतलब भी क्या दोस्तों? कि उसका प्रतिरोध क्या है? कम है। आगे बात समझ में, छापो, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी रेजिस्टेंस को कौन कौन प्रभावित करेगा? तापमान करेगा, लंबाई करेगा। सीधा सा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये करेगा, बाकी नहीं करेगा। तापमान है ना, लंबाई, चालक तार की लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। देखो लंबाई यानी चालक तार की जितनी ज्यादा लंबाई होगी दोस्तों, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, यानी R/L। समझ में आ गई? और अनुप्रस्थ, L मतलब लंबाई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप सब जानते हो, उसकी मोटाई से समझ सकते हो। ए बढ़ेगा, ए का मतलब क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोटे तार में प्रतिरोध का गुण क्या होता है दोस्तों? कम होता है। चलिए, अर्थात आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी क्षेत्रफल के विरोध, है ना। और इस दोनों समीकरणों से लेते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? R/L। सामने लिख दिया, सामने का मतलब इसके समानुपाती, और इसके नीचे लिख दिया बटेवे में, तो इसका मतलब ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो, जब भी आपको बताया गया है कि प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो बराबर का निशान जब लगाते हैं तो वहां पर एक स्थिरांक काम में आता है। यहां एक स्थिरांक लिखा हुआ दोस्तों रो। इस रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का गुण जितना ज्यादा होगा, उस गुण उसमें प्रतिरोध का गुण भी ज्यादा होगा। समझ में आ गई? इसे ही कहते हैं दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए साहब, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब सीधा सा होगा दोस्तों कि यदि 1 मीटर आप लंबाई का तार ले लें और 1 मीटर स्क्वायर
आप उसकी मोटाई ले लें या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लें, तो ये दोस्तों एक एक से तो कैंसिल, ऊपर भी एक नीचे भी एक, एक एक से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध तब आप किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब इसको आप मान निकालते हैं तो रो बराबर होता है RA/L। तो जब इनका अपन R का मान, R का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम, और A जो क्षेत्रफल का मात्रक आप सब जानते हो मीटर गुणा मीटर, जिसको आप मीटर स्क्वायर कहते हो, और नीचे लंबाई का होगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा दोस्तों रो का आपका SI मात्रक ओम गुणा मीटर, यानी ओम मीटर कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध को परिवर्तित करने का यंत्र कौन सा होता है, धारा नियंत्रक। समझ में आ गया, रेगुलेटर। नेक्स्ट देखिए, चांदी का क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। भाई प्रतिरोध कम होगा तो धारा अच्छे से प्रवाहित होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्वोच्चतम चालक कहा जाता है। छापो इसको। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों श्रेणी क्रम। देखो पूरी डिटेल से आपको बढ़िया वीडियो में मैंने बताया है, वहां जाके एक बार आप पढ़ सकते हैं। देखो इस प्रकार का क्या होता है कि देखो पहला प्रतिरोध यानी एक प्रतिरोध, फिर उससे दूसरा जुड़ा हुआ दूसरा प्रतिरोध, और फिर जुड़ा हुआ तीसरा प्रतिरोध, यानी सीरीज, एक क्रम में ही, एक श्रेणी के अंदर ही सारे प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं एक ही लाइन में। वो कहलाते हैं दोस्तों आपके श्रेणी क्रम कहलाता है। समझ में आ गया ना, श्रेणी क्रम। तो वो होता है श्रेणी क्रम। अब जैसे आप सब जानते हो श्रेणी क्रम में क्या होगा कि विद्युत धारा, यहां पे क्या होगा, विद्युत धारा पूरे परिपथ में समान मात्रा में बहेगी। अंतर क्या होता है भाई, या तो धारा और एक आपका विभवांतर या विभव कह लो, है ना। तो आपकी जो वोल्टता होगी वो तो क्या होती है, हर प्रतिरोध में अलग अलग होगी, लेकिन संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या बहेगा, समान। देखो यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, पूरी जगह आई आई, यानी जो विद्युत धारा उसका मान क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ विभवांतर क्या होता है, हर जगह हर प्रतिरोध में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ V1 V2 V3। अब क्या होगा दोस्तों, R1 R2 R, ये 3 प्रतिरोध है, तो आप सब जानते हैं V बराबर IR होता है। समझ में आ गई। अब V बराबर IR, यानी V1 की बात करेंगे तो I तो समान है, तो पहला प्रतिरोध R1 हो जाएगा, यानी V बराबर IR। इस प्रकार से IR2 IR3, और अगर तीनों को मिक्स करके इसके अंदर इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो V बराबर तो IR होता है, और I का मान I और R की जगह अपन तीनों को लिख देंगे दोस्तों, R1 R2 R3। समझ में आ गई। तीनों को जब जोड़ेंगे V1, क्योंकि टोटल जो अपन विभवांतर निकालेंगे V, तो तीनों को जोड़ के निकालेंगे दोस्तों ना, V1 + V2 + V3, इस प्रकार से। तो यहां से अपन एक प्रतिरोध R का मान निकल के आता था R1 R2 R3, यानी इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध देखो दोस्तों, तीनों प्रतिरोध जुड़ेंगे, यानी अधिकतम प्रतिरोध यदि आपको प्राप्त करना है तो कौन सा क्रम चाहिए आपको, श्रेणी क्रम। बिल्कुल पढ़ लेते हैं अपन। किसी प्रतिरोध परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक के बाद एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। आगे बात समझ में। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कैसी होती है दोस्तों, समान हर जगह। इस समय संयोजन में परिणामी प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में। ये और अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको क्या चाहिए, श्रेणी क्रम होना चाहिए। हमारे घरों के अंदर जो एमीटर है और फ्यूज तार है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। ओके, छापो इसको। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब अपना चलेगा समांतर क्रम। समझ में आ गया, पैरेलल, है ना। अब समांतर क्रम में देखिए आपकी सारे प्रतिरोध 1 2 3 तीनों प्रतिरोध का मतलब आपके घर के उपकरण ही प्रतिरोध है। समझ में आ गई। तो घर के जो उपकरण है यहाँ 3 लगे हुए हैं, लेकिन इन सबका जो प्रारंभिक बिंदु देखो, एक जगह तीनों प्रतिरोध इधर एक तरफ और इधर एक तरफ, यानी एक ही बिंदु पर यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिरोध मिल रहे हैं। पहले क्या लाइन के लाइन थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा था। ठीक है, समझ में आ गई। यानी प्रारंभिक सिरा अंतिम सिरा देखो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध तो अलग अलग है ही है, लेकिन यहां धारा का मान अलग अलग होता है। समझ में आ गई। यानी जिसको जितनी धारा चाहिए, जिस उपकरण को, मान लो इसको कम आवश्यकता है, इसको ज्यादा। अब श्रेणी क्रम में तो क्या सबको एक ही, किसी को बेचारे को कम चाहिए होगी तो ज्यादा, है ना। अब मान लो रोटी, किसी को, तुम्हारे को 5 रोटी की भूख है, अब 2 ही दे दी तुम भूखे रह जाओगे, 7 दे दी तो तुम उल्टियां करोगे। अब जितनी चाहिए उतनी दे दो, वो ज्यादा बढ़िया। तो सबसे बढ़िया ये है कि जिसको जितनी, यानी धारा का मान यहाँ हर प्रतिरोध पे अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो क्या होता है 220 वोल्ट, यानी समान रहता है, जो कि आपके घरों के अंदर व्यवस्थित की जाती है। यानी आपके घरों के अंदर जो व्यवस्था होती है वो समांतर क्रम की होती है। समझ में आ गई। तो यहां से देखो, धारा का मान अलग अलग होने से अपन धारा ज्ञात करेंगे, तो I बराबर होता है V/R। अब यह 3 प्रतिरोध है तो 3 जगह धारा ले लेते हैं, तो टोटल R क्या होगा, तीनों धाराओं का योग कर लेंगे। आप सबको पता है कि इस प्रकार से अपन I1 और V/R1, यानी क्योंकि वोल्ट यानी V तो समान है तो V रखेंगे,
प्रतिरोध चेंज हो रहा कर देंगे। इस प्रकार से गणितीय रूप जब इसका तुल्य प्रतिरोध या अपन इसका जो टोटल प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों, तो वो इस प्रकार से आता है। अब जो उसका टोटल प्रतिरोध होगा, जैसे मान लो यहां प्रतिरोध 1 हुआ, यहां 2 हुआ, 3 हुआ। अब इसका जब टोटल प्रतिरोध निकालेंगे ना दोस्तों, तो इस सबसे छोटा जो प्रतिरोध जो 1 है, उससे भी कम मान आएगा। यानी जो प्रतिरोध का जो टोटल प्रतिरोध आएगा दोस्तों, वो बहुत ही न्यूनतम आता है। इसलिए घरों के अंदर बहुत न्यून प्रतिरोध आपको आवश्यकता होती है। यानी बिजली बहुत ज्यादा चलेगी तो पैसा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए न्यून प्रतिरोध के लिए अपन क्या करते हैं, समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलो पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक बिंदु से जुड़े होते हैं। देख रहे हो आप, आगे देखिए, सभी सिरों पर समान विभवांतर, विभवांतर यानी विभव जो है, विभव का जो अंतर है वो हर जगह क्या होता है दोस्तों, समान है। लेकिन धारा का मान यहां क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। घरों में सभी उपकरण समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को प्रतिरोध न्यूनतम चाहिए, है ना। प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो खर्चा ज्यादा आएगा अपना। परिणामी प्रतिरोध का मान छोटे से भी कम होता है, यानी छोटे प्रतिरोध से भी क्या आएगा, कम होगा, जो टोटल आएगा। समझ में आ गई? तो 1/R, इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आप किसमें जोड़ते हो, समांतर क्रम में। छापो, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब महत्वपूर्ण एक और सेगमेंट है दोस्तों आपका, विद्युत शक्ति यानी पावर। ठीक, कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति। और शक्ति या ऊर्जा का व्यय करने की दर, और जहां दर आ जाता है यानी उसमें समय का भाग लगाना आपको। तो विद्युत शक्ति जो P यानी पावर, किया गया कार्य बटा क्या होता है, अच्छा कार्य और ऊर्जा एक ही होगी, और मात्रक इनका दोनों दोस्तों जूल ही होता है। ठीक है, तो कुल समय यहां मात्रक लिखा, देखो कार्य का मात्रक जूल है और समय का मात्रक क्या है दोस्तों, सेकंड है। और जूल बटा सेकंड को ही क्या कहते हैं, वाट। यानी अगर आप बात करें कि शक्ति का मात्रक क्या है, ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों, वाट है। ओके, अब शक्ति जो होती है दोस्तों, वो एक अन्य रूप में भी व्यक्त की जाती है। आप वोल्ट गुणा विद्युत धारा यानी VI, आपको मैंने बताया था ना कि जो वोडाफोन और आइडिया मिल जाती थी, क्या बन गई, एक शक्ति बन गई। ठीक, अब 1 किलोवाट, 1 किलो का मतलब क्या होता है आपको ही बताया, 1000 किलो मतलब क्या होता है दोस्तों, 1000, यानी 1000 वाट हो गया। और 1000 में कितनी बिंदी होती है, 3, यानी 10⁻³ वाट इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, ये पूछा जाता है HP। हॉर्स पावर को क्या कहते हैं दोस्तों, HP। तो 746 वाट के बराबर 1 HP होता है दोस्तों। फिर आता दोस्तों विद्युत ऊर्जा, जो आपके घरों के अंदर जो बिजली का बिल आता है, वो जो आप उपभोग कर रहे हो ऊर्जा का, तो वो जो बिल बनता है दोस्तों, वो किसके आधार पर बनता है, आप कहते हो यूनिट में। यानी वो जो यूनिट है वो ही क्या है दोस्तों, आपकी विद्युत ऊर्जा। शक्ति में नहीं मापते, आपकी विद्युत ऊर्जा में होता है। अब क्या होता है, विद्युत शक्ति यानी वाट और गुणा समय, इसका गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मात्रक, जैसे मात्रक यहां बनाया मैंने, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, और यहां समय किसमें लेते हैं दोस्तों, घंटे में, यानी वाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, जिसे आप एक यूनिट बोलते हो दोस्तों, क्योंकि वाट एक छोटी चीज हो जाती, तो किलोवाट में इसको मापते, किलोवाट हावर, H है ना, K मतलब किलो, W मतलब वाट, और H मतलब हावर। तो वो यहां ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट तो वाट में चलती है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1000 वाट, और गुणा, क्योंकि समय हमेशा SI में सेकंड में मापा जाता था, तो 3600 सेकंड होते हैं दोस्तों, है ना, 3600 सेकंड। यानी अगर बात करें पर एक यूनिट की बात करें, एक यूनिट को SI यूनिट में अगर बांट रहे हैं तो होता क्या है, तो वो होता है 236 गुणा 10⁵5। भाई 36 ये है, 3 0 2 0 इधर, 10⁵5। या इसको आप क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड या मानक उसमें करते हैं दोस्तों, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाकर अपन मानक, आप सब जानते हो, संख्या में प्रदर्शित करते हैं, तो 3.6 गुणा 10�6 और जूल लग जाता है। जूल एक ऐसा यूनिट है ऊर्जा की। ठीक, और खपत, विद्युत ऊर्जा जो आप खपत करते हो ना, न्यूमेरिकल्स में आपको समझा चुका हूं दोस्तों, है ना। तो वहां क्या होगा दोस्तों, शक्ति आपको वाट में दी जाएगी। भाई ये फ्रिज है, ये कूलर है, इतने वाट का है, तो वो वाट ऊपर आ जाएगा। गुणा आप समय घंटों के अंदर ही लेंगे, बोलेंगे कि भाई 10 घंटे चल रहा है और इतने दिनों तक चला, तो आप उनको टोटल हावर्स निकाल लेंगे, जो यहां रख देंगे, और नीचे 1000 का भाग लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट हावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोवाट हावर में कन्वर्ट होने का मतलब 1 यूनिट। फिर कहेगा कि भाई 1 यूनिट का खर्चा इतना है, तो आप बताइए कि भाई जितना खर्च हुआ, यहां जितना आ जाएगी यूनिट, कितनी खर्च हुई, उसको उससे गुणा कर दीजिए, वो आ जाएगा। वो मैं आपको पहले वाले वीडियो में ढंग से क्लियर कर चुका हूं। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, देखिए विद्युत फ्यूज आप सब जानते हो कि आपके शॉर्ट सर्किट के कारण जो परिपथ में नुकसान हो जाता है, उसको बचाने के लिए किसका काम लिया जाता है, विद्युत फ्यूज। अब ये क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लिखा चुके हैं। सीसा और टिन,
इनकी मिश्र धातु का बना हुआ था दोस्तों, उसका बनाया जाता है। आदर्श फ्यूज, इसका सिस्टम क्या होता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। बढ़िया प्रॉपर आपको तगड़े तरीके से वीडियो में मैं बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, इसका अधिकतम होता है, ठीक है, ताकि गर्म हो जाए और पिघल के जल्दी टूट जाए, आगे नुकसान नहीं हो ना। विद्युत बल्ब, इसका खोज करता है दोस्तों कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। और इसका जो फिलामेंट हो, जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन से, वुल्फ्रेनाइट, और इसका प्रतीक W होता है दोस्तों, ठीक है। इसका गलनांक कैसा होता है दोस्तों, उच्च होता है, यानी आराम से पिघलता नहीं है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से भाई गर्म रहता है, कोई दिक्कत नहीं, टूटेगा नहीं, ओके। बल्ब में आर्गन गैस भरी रहती है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म पूछ ले तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। यह सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक सिद्धांत पर कार्य करता है। वही टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होता है दोस्तों, अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करेंगे और कम आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करेंगे। तो आपने रोड पे देखा होगा, जो वो शाइन लगे होते हैं रेड कलर के ना, रेड कलर में, कोई नहीं ग्रीन कलर में, तो इस प्रकार के साइन उनमें फ्लोरोसेंट पदार्थ भरा जाता है। जैसे आप लाइट डालते हो गाड़ी की, तो वो अधिक प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे और कम प्रकाश को आपको दिखाएंगे, ताकि रात में आपको वो आराम से दिख पाए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, इसके जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाए, देखो कैडमियम जो बोरेट होता है फ्लोरोसेंट, ये जो रिटर्न आपको जो कलर दिखाएगा वो कौन सा कलर दिखाता है दोस्तों, गुलाबी रंग। फिर होता है दोस्तों जिंक सिलिकेट, कैसा दिखाएगा, हरा रंग। और मैग्नीशियम टंगस्टन हल्का नीला, और जिंक बेरियम सिलिकेट पीला। और भी कई हैं दोस्तों, एक तरीके से मैंने कुछ उदाहरण यहां लिखे हैं। ट्यूबलाइट और CFL, ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट में व CFL का मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। किनका दोस्तों, प्रतिदीप्त पदार्थों का। मेरी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाए, 2-3 वीडियो में आपको बताया, और एक वन शॉट में नोट्स के साथ में आपको लिखाया दोस्तों। अब मुझे आप तरीका बताइए कि जैसे मैं हाथों हाथ लिखाता जाऊं, या एक बार मैं क्लियर कर दूं 1-2 वीडियो पे, फिर एक नोट्स की सीरीज, ताकि आपका रिविजन हो जाए। कौन सा आपको बेस्ट तरीका लगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ओके। जय सिया राम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।